हेलो बच्चों, आज की क्लास हम कक्षा 12 के आव्यूह पर लेंगे। और आव्यूह में आपको पिछले 2 क्लासेस में आपको बताया जा चुका है आव्यूह, आव्यूह के प्रकार, इनके बारे में आपको चर्चा की जा चुकी है। इसके बाद आपको बताया गया था कि आव्यूह पर संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। आज हम आव्यूह के कुछ बीजगणित की बात करेंगे, जिसमें सममित, विषम सममित, समान और इन सबसे संबंधित चीजों को सीखेंगे, उदाहरण के साथ सीखेंगे, ताकि सवालों को आप आसानी से लगा सकें। तो सबसे पहला आज का हेडिंग हमारा होगा समान आव्यूह। समान आव्यूह इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए बच्चों, समान आव्यूह आप किसे कहेंगे? ऐसे दो आव्यूह जिनकी कोटियां समान हो तथा संगत अवयव भी समान हो, ये दोनों आव्यूह परस्पर समान आव्यूह कहलाते हैं। मतलब ये कि समान कोटि वाले दो आव्यूह जिनके संगत अवयव भी समान हो, समान आव्यूह कहलाते हैं। समान आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है। यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो समान आव्यूह हो तो ए बराबर बी, तो इन्हें ए बराबर बी लिखा जाता है। ठीक बच्चों, जैसे में मान लीजिए एक आव्यूह ए है और यहां पे है A11, A12, A21, A22, ऐसा कुछ। और एक आव्यूह बी है और यहां दिया है B11, B12, B21, B22। तो ये मान लीजिए दो अलग अलग आव्यूह दिए गए हैं। एक आव्यूह है इस तरह से और एक आव्यूह ऐसा है। तो ये दोनों अगर आप देखें तो ये भी 2x2 और ये भी 2x2। ठीक है। यदि आव्यूह A बराबर B हो, ठीक है, अगर ये दोनों आव्यूह परस्पर समान है तो क्या होगा? ये इनकी कोटि बराबर ही होगी और समान आव्यूह तभी होंगे, समान आव्यूह तभी होंगे। कब? जब यहां पे आप देखिए अगर A बराबर B दिया है तो इसका मतलब A11 11 वाला 11 से बराबर होगा। ठीक है। A12 12 वाला 12 के बराबर होगा। 21 वाला B21 के बराबर होगा। और A22 ये बराबर हो जाएगा B22 के। तो ये बच्चों ध्यान देंगे कि अगर कोटियां बराबर हैं और दे दे कि आव्यूह A बराबर B है, तो अगर आव्यूह A बराबर B हो तो उनके कोटि भी बराबर होंगे और उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। अगर कह दे कि बताओ कि ये समान आव्यूह है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि ये कोटि और ये कोटि आपस में बराबर हो और इस तरह से संगत अवयव अगर बराबर है तब भी हम लिख देंगे कि आव्यूह A बराबर B। तो सीधा उल्टा कैसा भी हो, हमें शर्त को याद रखना है कि शर्त क्या होगी। अब इस पर आधारित एक प्रश्न हम लोग प्रश्नावली का उठाते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे लगेगा, समान आव्यूह पर सवाल कैसे लगेगा। तो चलिए लगाते हैं सवाल। हम इसे मिटा देते हैं, आप वीडियो पॉज करिए, इसे नोट कर लीजिए समझते हुए और एक प्रश्न लगाते हैं समान आव्यूह पर। प्रश्न है बच्चों, यदि
2xzyt और फिर दिया है प्लस 3 माइनस 306 और बराबर में दिया है 33546 हो। तो कौन से xyzt, तो xyzt का मान बताओ। मान लीजिए एक सवाल ये बना दिया और कहा इसको हल करिए आप, तो ये समान आव्यूह का ही सवाल है, क्योंकि इधर एक आव्यूह का प्लस जोड़ के दिया है, वो तो संक्रिया को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इधर है, बराबर में इधर है, तो ये दोनों समान आव्यूह, ये जो सवाल है समान आव्यूह पर आधारित ही है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्रश्न को नोट कर लेंगे। 2xzyt प्लस 3 माइनस 306 बराबर में 33456। बच्चों अब आगे आपको देखना है, यहां पे आप देखिए अगर 2 है तो आपको अचर गुणा जो होता है आव्यूहों का उसमें बताया गया था। ये 2 बाहर है तो इस 2 का अंदर गुणा होगा और सभी अवयवों के साथ होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको हल कर लेते हैं और एक सामान्य आव्यूह के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये लगाएंगे देन और 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2z, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2t। ठीक है, इसको आप इसी तरह लिख दीजिए 30-36 और फिर यहां पे भी अगर आप ध्यान दें तो ये 3 अचर गुणा करेगा इन सभी के साथ, तो गुणा करवा दीजिए। 3 का गुणा 3 में 9, 3 का गुणा 5 में 15, 3 का गुणा 4 में 12, 3 का गुणा 6 में 18। अभी भी बच्चों ये समान आव्यूह के केस में नहीं है, क्योंकि इधर आपके पास 2 आव्यूह अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बीच में प्लस लगा है, तो बच्चों आपको बताया गया है कि आव्यूह पर संक्रियाएं की जाती हैं, तो संक्रियाओं में जोड़, घटाना और गुणा। तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो जोड़ है। जोड़ आपको बताया गया था कि संगत अवयव संगत अवयवों के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब 2x प्लस 3 के साथ जुड़ जाएगा, 2z प्लस माइनस 3 के साथ जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार आप जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3, तो ये आपको मिलेगा 2x प्लस 3। मतलब इस आव्यूह का 1-1 मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो 2x प्लस 3 है। फिर यहाँ 2z है तो हो जाएगा 2z और प्लस माइनस गुणा करेगा तो -3। 2y पे आइए तो ये हो जाएगा 2y प्लस 0, 0 छोड़ देंगे, 2t प्लस यहाँ पे 6 है तो 6 बराबर यहाँ पे आप लिखेंगे 9, 15, 12, 18। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर समझिए तो आव्यूह में दोनों समान आव्यूह बीच में बराबर लगा है, तो समान आव्यूह की क्वालिटी क्या है, समान आव्यूह की प्रॉपर्टी में अगर आप जाएंगे तो ये इसके बराबर, ये वाला पद इसके बराबर, 2y 12 के बराबर, ऐसे आप रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2x प्लस 3 का संगत अवयव 9 है। तो इसका पक्षांतर करिए तो हो जाएगा 2x बराबर 9 माइनस 3 और इस प्रकार 2x बराबर हो जाएगा 6। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6/2, काट देंगे तो यह आ जाएगा x बराबर कितना, वो नीचे लिख दें, x बराबर कितना आ गया 3। ये एक मान मिल गया x का। अब x के बाद भी हमको और भी मान निकालने हैं, तो अब दूसरी चीज देखिए y, चलिए निकाल लेते हैं। तो 2y बराबर किसके है, 12 के। तो फिर आप लिखेंगे इसलिए 2y बराबर है 12। तो जरा बताएं y बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 काट दीजिए 6, y बराबर कितना आ गया बच्चों 6। आसान है। इसके बाद में फिर देखिए z पे 2y माइनस 3 किसके बराबर होगा, 15 के बराबर। यहाँ पे फिर लिखेंगे 2z माइनस 3 बराबर में 15। तो ये हो जाएगा 2z बराबर 15 और -3 इधर आया तो चिन्ह बदल गया,
प्लस 3, अभी हो जाएगा 2z बराबर 18, तो z बराबर 18/2 कट गया, तो z बराबर कितना आ गया बच्चों 9। अब z के बाद एक और चर पूछा गया t के बारे में, तो 2t + 6 इक्वल टू कितना 18, तो यहां पे फिर लिखेंगे 2t + 6 बराबर में 18, तो यहां से 2t बराबर कितना हो जाएगा 18 - 6, तो 2t बराबर कितना 12, तो डायरेक्ट लिख दें t बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 6। तो इस प्रकार आपको आंसर मिल गया, x बराबर 3 है, y बराबर 6 है, z बराबर 9 है और t बराबर कितना बच्चों 6। तो समान आव्यूह पे जो सवाल आपको मिलेंगे इसी तरह से इसको हल किया जाता है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए हैं तो प्रश्नावली में समान आव्यूह के जो भी सवाल आपको दिखेंगे आप सरलता से लगा सकते हैं। अब बच्चों समान आव्यूह से आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग होती है परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह को सीखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद परिवर्त आव्यूह बच्चों क्या होता है, देखिए परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह क्या होता है बच्चों, देखिए किसी कोई आव्यूह आपके पास है, किसी आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल देने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक, यदि कैपिटल A एक आव्यूह है तो इसके परिवर्त आव्यूह को A डैश या A पावर T से लिखा जाता है। बच्चों ये परिभाषा इसकी है, इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। किसी आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल देने पर, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए, तो उससे जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे मूल आव्यूह का, मतलब जिसमें परिवर्तन आप कर रहे हैं उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। और परिवर्त आव्यूह को दर्शाने के लिए ऊपर डैश या टी लिख देते हैं। ठीक है, अब इस पर एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आव्यूह A बराबर दिया है 2 4 3 7 1 8, ऐसे दिया है, का परिवर्त आव्यूह लिखो। ठीक है, तो इसका परिवर्त आव्यूह आप कैसे लिखेंगे, तो पहले तो आप A लिखेंगे। A दिया है 2 4 3 7 1 8, इसकी कोटि कितनी है बच्चों 2 × 3, तो इसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा, परिवर्त आव्यूह बच्चों यहां पे लगाएंगे A डैश और ध्यान देंगे परिवर्त आव्यूह में पहली चीज आप ध्यान देंगे, अगर मूल आव्यूह की कोटि 2 × 3 है तो परिवर्त जब आप इसका बनाएंगे तो 3 × 2 हो जाएगा। मतलब समझिए, जो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या थी वो अब स्तंभों की बन जाएगी और स्तंभों की जो थी वो पंक्तियों की हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए 2 × 3, 2 पंक्तियों की है तो यहाँ स्तंभों बन गया,
और यहाँ 3 स्तंभों की है तो परिवर्त में पंक्तियों का बन गया। अब कैसे करते हैं जरा समझिए। ये आपकी पहली पंक्ति है, इसे उठा करके पहला स्तंभ बना दीजिए। समझना, ये पहली पंक्ति है, इसको उठा करके पहला स्तंभ बना दो तो हो जाएगा 2 4 3। समझ आ रहा है बच्चों? ये आपका दूसरी पंक्ति है, उठा के दूसरा स्तंभ बना दो तो हो जाएगा 7 1 8। हो गया आंसर। बोलिए, आसान है? आप इस तरह से परिवर्त अवयव किसी भी अवयव का बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। परिवर्त अवयव बहुत ही आसान है, इसे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत डीप में चलना है, बहुत ज्यादा कठिन चीज है, पीएचडी करना इस पे नहीं। बस आप जानते रहे परिवर्त अवयव क्या है, कैसे निकालते हैं और उसकी कोटि में परिवर्तन कैसे होता है, इन सब के बारे में आपको बता दिया गया। अब इसके बाद अगली चीज हम लोग देखते हैं और वो है सममित अवयव। देखते हैं सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। सममित अवयव, सममित अवयव क्या होता है बेटा? देखें, यदि कोई वर्ग अवयव, यदि कोई वर्ग अवयव a है तो a को सममित अवयव कहते हैं यदि ध्यान देंगे a डैश बराबर a हो जाए। बहुत ही सरल, कोई वर्ग अवयव, ध्यान देंगे वर्ग अवयव की बात होगी ये, कोई वर्ग अवयव आपके पास दिया गया है और अगर उस वर्ग अवयव का आप निकालिए क्या यहां पे परिवर्त, तो परिवर्त अवयव भी मूल अवयव के ही बराबर हो तो उसे हम कहते हैं सममित अवयव। सममित अवयव में एक दो एग्जांपल देख लें हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अवयव है a और वो अवयव क्या है 3 6 -4 -4। ये एक वर्ग अवयव है 2 × 2, ठीक है बच्चों, 2 × 2। अब हम इसका क्या करेंगे, a डैश निकालेंगे। तो a डैश में आपको बताया गया है ना, तो आप यहाँ पे पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो। तो पहली पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाइए तो हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -4, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो -4 6 और ये 2 × 2 फिर है, देखो सेम आया ना। तो दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि a डैश बराबर a इसलिए a एक सममित अवयव होगा। चलो बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं, ये तो द्वितीय कोटि का था। एक तृतीय कोटि का भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एक अवयव a लेते हैं 0 है ना, 0 Hg 0 और यहां पे भी Hg और ये BF 0। इसकी बात करते हैं, क्या यह भी एक सममित अवयव होगा? चेक कर लेते हैं। देखिए 3 × 3 है, यहां पे हम निकालेंगे a डैश। तो a डैश क्या होगा बच्चों, जो चीज मैंने बताया उसे ध्यान देंगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाइए तो हो जाएगा 0 Hg, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाइए तो HBF, फिर तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाइए GF 0। ये भी 3 × 3 है। देखो बच्चों सेम आ रहा है कि नहीं, जो आपका a था वही आपका क्या है a डैश है। तो ये जो अवयव a आपको दिख रहा है तृतीय कोटि का, यह एक सममित अवयव होगा क्योंकि इसका परिवर्त अवयव भी उसके समान ही आ रहा है। तो यहां लिखेंगे चूंकि a डैश बराबर a इसलिए a एक सममित अवयव होगा। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? परिभाषा लिख लीजिए, ये कंडीशन लिख लीजिए, ये दो एग्जांपल भी आप लिख लीजिए, समझने में आसानी होगी।
सममित अवयव जैसे आप समझेंगे, अब तुरंत आप ये काम करेंगे। अब सममित के बाद में एक और देखते हैं, इसके सिमेट्रिक विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव ध्यान से समझेंगे। विषम सममित अवयव क्या होगा? अवयव, अवयव मतलब कैसा अवयव होना चाहिए? वर्ग। तो यहाँ पे वर्ग अवयव लिख लीजिए। वर्ग अवयव कैपिटल ए विषम सममित अवयव कहलाएगा। अवयव कहलाएगा यदि, शर्त क्या है बेटा? यदि ए डैश आप निकालिए और वो माइनस ए के बराबर हो जाए, ए के नहीं माइनस ए के बराबर हो जाए, ये अगर ऐसी शर्त आ रही है तो वो विषम सममित कहलाएगा। जैसे में आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक अवयव है ए और वो है 0 0 5 -5, ऐसा कुछ दिया है, द्वितीय कोटि का एक वर्ग अवयव है बेटा। अब ये विषम सममित है या नहीं तो उसको चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, तो ये शर्त आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पहले आप निकालेंगे ए डैश। ए डैश के बारे में बताए हैं, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, तो ये ऐसे है, तो 0 -5। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लो, 5 0, ये 2 × 2 हुआ बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप ध्यान देंगे माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो इसका मतलब -1 से, या माइनस ही समझिए, से भाग दे रहे हैं सब जगह। तो यहाँ 0 में माइनस से भाग दे रहे हैं तब भी ये 0 ही रहेगा। -5 से माइनस से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। +5 में माइनस से भाग देंगे -5, 0 में भाग देंगे तो 0, 2 × 2, और ये हो गया माइनस। और यहां से ये पूरा अगर आप देखिए तो ये ए है कि नहीं? तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसलिए ए डैश बराबर क्या है? माइनस है ना बच्चों? तो ए डैश बराबर अगर माइनस ए है, अतः ए विषम सममित अवयव है। कैसा अवयव बच्चों? विषम सममित अवयव है। अब हम लोग एक और देखते हैं तृतीय कोटि में। तृतीय कोटि में क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अवयव ए है, पिछला वाला ही हम लोग इसमें भी उदाहरण के तौर पर लेते हैं। 0h g h -g 0, 0 के बाद -f f 0। ये एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि क्या ये विषम सममित है। तो चलिए देखते हैं। ए डैश पलट दीजिए, 0h -g हो गया बच्चों ये। फिर इसको ऐसे करिए तो इसको ऐसे लाएंगे तो हो जाएगा h 0 f। इसको ऐसे लाइए तो g, और ये आ जाएगा -f, और ये कितना आ जाएगा? 0। ऐसा हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप माइनस कॉमन फिर लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो 0 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? -h हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा? g हो जाएगा बच्चों। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? -h हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये -f हो जाएगा। ये -g हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? -f क्या हो जाएगा? +f हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है माइनस माइनस जो आ रहा है, यहाँ पे आप क्या कॉमन लिए हैं? माइनस कॉमन लिए हैं। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक तो चिन्ह आपको बदलना ही होगा। किसी का चिन्ह मान लीजिए माइनस हो जाए तो ये माइनस आ जाएगा, है ना। और ये माइनस आने का मतलब हो गया, या माइनस कर दिए, और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। और ये प्लस होने का मतलब है
कि यहाँ पे ये माइनस हो गया, बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ से आपका माइनस जब आप कॉमन ले रहे हैं, ए डैश से आप बाहर आ रहे हो, तो यहाँ से माइनस जब आप कॉमन लिए तो ये तो हो गया आपका प्लस, ठीक। माइनस का मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो ये माइनस है, जब आपने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा प्लस बच्चों, जी क्या हो जाएगा प्लस बच्चों, और यहाँ पे ये जो आपका एच है माइनस कॉमन लिया तो माइनस एच हो गया बच्चों, ये जीरो हो गया, ये माइनस एफ हो गया, ठीक है बच्चों। और इसी तरह से आपका ये सेट हो गया। तो ये जो आपका आव्यूह दिख रहा है ऊपर, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है आव्यूह, ये एक विषम सममित होगा क्योंकि ये आ गया आपका माइनस ए, ठीक है। ये आपका 3x3 है, ये भी 3x3 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए डैश बराबर क्या है माइनस ए, इसलिए ए एक विषम सममित आव्यूह होगा, ठीक बच्चों। इसे आप ध्यान से समझ लें, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शून्य के भाजक आव्यूह, ठीक बच्चों। इसे नोट करने के बाद शून्य के भाजक आव्यूह, शून्य के भाजक, शून्य के भाजक आव्यूह ये क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही सरल है। दो आव्यूह आपको मिले और दोनों आव्यूहों का जो गुणनफल हो वो शून्य हो जाए, ठीक। दो आव्यूह शून्य के भाजक आव्यूह कहलाते हैं यदि इनका गुणनफल शून्य आव्यूह प्राप्त हो, ठीक बेटा। शून्य के भाजक आव्यूह क्या होंगे, अगर दो आव्यूह हैं और दोनों का गुणनफल शून्य हो जाए, या शून्य आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो उसी को शून्य आव्यूह कहते हैं। तो जैसे में मान लीजिए यदि ए का गुणा बी में आपने किया तो ए डॉट बी हुआ और इसका गुणनफल क्या हो गया शून्य, तो ए तथा बी शून्य के भाजक आव्यूह कहलाएंगे या कहलाते, ठीक है। ये जैसे में आप एक एग्जांपल देख लीजिए, प्रश्न है क्या आव्यूह, यहां पे एक आव्यूह मान लीजिए ए दे दिया, 1 1 3 3, तथा आव्यूह मान लीजिए आपको यहां पे बी दे दिया -1 -1 1 1, शून्य के भाजक आव्यूह हैं, मान लीजिए ऐसे सवाल दे दिया और कह दिया क्या ये शून्य के भाजक आव्यूह हैं, तो आप इसे कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि अतः ए डॉट बी, तो पहले ए को लिखिए 1 1 3 3 डॉट गुणा करना है डॉट -1 1 1 -1, क्या इनका गुणा संभव है, पहले ये चीज देख लेंगे आप। तो यहाँ पे 2 × 2 पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति आपस में बराबर होनी चाहिए, बराबर है, तो जब बराबर है तो आप गुणा शुरू कर देंगे। गुणा में आपको हमने एक स्पेशल वीडियो दिया था कि गुणा आप कैसे करेंगे, तो गुणा के लिए आपको बताया गया था कि जब भी गुणा करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ गुणा करेगा, ठीक है ना। तो यहां से आप देखिए तो 1 का गुणा होगा -1 में, तो 1 गुणे -1, समझ गए, 1 गुणे -1, फिर प्लस लगा देंगे और इस 1 का गुणा इधर होगा, तो 1 का गुणा 1 में, तो 1 गुणे 1, ठीक बच्चों। फिर चलिए ये वाला दूसरे स्तंभ में जा रहा गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 1 और फिर 1 का गुणा, तो यहाँ प्लस पहले लगाएंगे 1 गुणे -1। फिर चलिए अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा करेंगे, तो
तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा करेंगे तो 2 1 अवयव प्राप्त होगा। तो 3 का गुणा हो जाएगा -1 में प्लस 3 का गुणा हो जाएगा +1 में। ठीक बच्चों, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 2 तो हो जाएगा 3 गुणे 1, फिर इसका गुणा करिए 3 गुणे -1। ठीक बच्चों, अब इसका गुणा आप कर लीजिए, इसे सरल कर लीजिए। 1 -1 -1 +1 -3 +3 +1 -1 3 -3। अब यहाँ आप देखिए तो 1 -1 0 3 -3 0 1 -1 0 3 -3 0 और यहाँ से ये क्या मिल गया 0। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि चूंकि a डॉट b बराबर 0 इसलिए a व b शून्य के भाजक अवयव होंगे। बोलो बच्चों, समझ में आया? बोलिए। बिल्कुल आपको आसानी से हमने समझा दिया है, एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रहा हूं ताकि आपको कहीं पे अगर सवाल पूछा भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। अब इसके बाद हम लोग एक आखिरी हेडिंग देखते हैं बीजगणित में, अवयवों के बीजगणित में। वो ये है कि जैसे मान लीजिए अवयवों के धन पूर्णांक घात अगर दिए गए हैं तो उनका गुणा करने पर घातों पे क्या असर पड़ता है, तो चलिए उसको देखते हैं। उस पर आधारित सवाल भी आपको मिलता है तो वो भी लगाएंगे, इसको नोट कर लीजिए और आगे। तो हेडिंग है वर्ग अवयव के धन पूर्णांक घात। बच्चों इसमें केवल इतना ध्यान देंगे कि यदि एक वर्ग अवयव कैपिटल A है तो जरा ध्यान देंगे, हमारे पास एक अवयव A है, इसमें हम गुणा कर रहे हैं a पावर n-1 का। तो बच्चों यहाँ पे घात 1 रहता है तो ये दोनों आप जोड़ लेंगे घातों को तो 1 + n-1 हो जाएगा बच्चों। घात में आधार समान घातें कट जाएंगी, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे केवल क्या बच रहा है, a पावर n बच रहा है। इसका मतलब कि आप अगर ध्यान दें a का गुणा a पावर n-1 में किया जाए तो a पावर n मिलता है और इसी को कहा जाता है वर्ग अवयव के धन पूर्णांक, ठीक, की घात। अब इसमें क्या मतलब है इसका, तो इसे मान लीजिए कोई वर्ग अवयव a आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया भैया a³ बता दो, a पावर 4 बता दो, a पावर 5 बता दो, है ना, या a² बता दो, तो समस्या हो जाती है। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसे मान लीजिए a दिया है तो a से आप a² निकाल सकते हो, a गुणे a से, बोलो, और a³ अगर पूछ रहा है तो a² में a का गुणा कर दो, ठीक। a पावर 4 पूछ रहा है तो a³ में a का गुणा कर दो, बोलिए आसान है। a पावर 5 पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, a पावर 4 इंटू a कर देंगे। तो इस तरह से आप सवालों को बड़े आसानी से लगा पाएंगे। एक सवाल देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि यदि अवयव कैपिटल A बराबर 1 2 3 1 हो तो a³ क्या होगा। a³ मान लीजिए पूछ लिया, कैपिटल A पावर 3 बताना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो a लिख देंगे 1 3 2 1, ठीक बच्चों। अब a³ आप नहीं ज्ञात कर सकते तो a² पहले ज्ञात कर लेंगे। तो a² आप कब ज्ञात कर पाएंगे, जब a का a में गुणा करेंगे। तो a का a में जब गुणा करेंगे तो पहले a को लिखेंगे 1 3 2 1, ठीक बच्चों, और फिर गुणा करना है हमको 1 2 3 1, ठीक। गुणा अभी पीछे आपको बताया गया गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 1 अवयव मिलेगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2 वाला अवयव मिलेगा, ऐसे ही। तो 1 का गुणा 1 में 1 गुणे 1 प्लस 2 का गुणा 3 में 2 क्रॉस 3
फिर इधर आ जाओ 1 2, 2 का गुणा 1 में 2 1, फिर 3 का गुणा 3 1 1 3, फिर इसका गुणा 3 2 1 1। ठीक बच्चों, अब इसे आप सरल कर लीजिए। 1 है 3 दूना 6 1 7 हो गया, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 6 हो गया। यहाँ पे 2 1 कम 2 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, 7 हो गया। ये हो गया, इसका आंसर नहीं होगा, ये तो अभी स्क्वायर है। अब मान लीजिए इसी में क्यूब पूछ रहा है, तो क्यूब जब पूछ रहा है बेटा तो यहाँ पे आप a में a स्क्वायर का गुणा कर देंगे। तो a में a स्क्वायर का गुणा, तो a को पहले लिख लीजिए 1 3 2 1, a स्क्वायर को लिख लीजिए 7 6 4 7, और इनका करना है गुणा, तो कर दीजिए गुणा 1 इंटू 7 2 इंटू 6। बच्चों अभ्यास करेंगे तो जल्दी गुणा कर पाएंगे। 1 का गुणा 4 में 1 4, 2 का गुणा 7 में 2 7, 3 का गुणा 7 में 1 का गुणा 6 में, 3 का गुणा 4 में 1 का गुणा 7 में। ये हुआ। अब सरल करके जोड़ लीजिए, 7 और 6 दूना 12 7 19 हो गया बच्चों, 7 3 21 6 1 6 27 हो गया बच्चों, 4 1 4 7 दूना 14 4 18 हो गया, 4 3 12 7 19 हो गया, और ये हो गया आपका a क्यूब। बच्चों जरा ध्यान देंगे एक बार, मान लीजिए यहीं पे आपसे a पावर 4 पूछता तो बहुत ही आसान था, a स्क्वायर का गुणा करके भी निकाल सकते थे, या a क्यूब में a का गुणा करके भी निकाल सकते थे। समझे बात? मान लीजिए a पावर 5 पूछता तो कई विकल्प आपके पास थे, आप a में a पावर 4 का गुणा कर सकते थे, a स्क्वायर में a क्यूब का भी गुणा कर सकते थे, और इस तरह से आप जितना भी मान निकालना होता आप आसानी से निकाल सकते थे। तो बच्चों ये रहा वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक घात ज्ञात करना। तो ये आपके आव्यूह का जो बीजगणित का पूरा कॉन्सेप्ट था एक ही वीडियो में हमने आपको दे दिया है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।